नमस्ते दोस्तों। मैं अभय राजपूत नेशनल फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा जो चैनल है इस स्पेशली पर्टिकुलरली मैंने गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। उसमें भी खास तौर पे जो यूपीएससी का जो कॉमर्स और अकाउंटेंसी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे लैंग्वेज में वीडियोस नहीं बनाने वाला था। मेरा इंटेंशन प्रायर इंटेंशन ये था कि भाई सबसे पहले मैं गुजराती मीडियम के बच्चे, क्योंकि खास तौर पे जो रीजनल मीडियम के बच्चे होते हैं वो लोग इस फील्ड में आना पसंद नहीं करते या फिर इसकी प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये फील्ड हमारे लिए बनी नहीं या फिर हम उसमें जा नहीं पाते क्योंकि उनको रिसोर्सेज ढूंढने के लिए या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर्स बनाया हुआ है, कोचिंग क्लासेस जाने की कितनी आवश्यकता होती है कि नहीं, कौन सा मटेरियल कहाँ से कैसे लिया जाता है। और हम आप न्यूज़ में भी देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यूपीएससी का, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना कोचिंग क्लासेस के भी वो यूपीएससी में टॉप कर जाते हैं। ओके, या फिर एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो कि जो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बंदों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। हालांकि लिखावट मेरी मेरी जो राइटिंग वो मैंने इंग्लिश में की हुई है, क्योंकि यूपीएससी के पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को तो मालूम है कि भाई क्वेश्चन पेपर किस तरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो बच्चे फ्यूचर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले या फिर यूपीएससी के फील्ड में आने वाले हैं और किस तरह प्रिपरेशन करनी होती है या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी जब नया नया फील्ड में इस फील्ड में आया था, कोचिंग ज्वाइन करने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई प्रिपरेशन किस तरह करनी है। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें भी थी दूसरी कुछ, तो उसकी वजह से मैं एक साल में बराबर पढ़ाई नहीं कर पाया था। ठीक है, वो बात की बात है। तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि भाई आपको प्रिपेयर किस तरह करने का है। पर्टिकुलरली मेरा ये जो वीडियो है अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटेजी होती है। और खास तौर पे आपको यदि यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना हो तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपका टाइम मेंस के आंसर राइटिंग पे होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पास में है, उस हिसाब से मैं कुछ थोड़े जितने वीडियोस मुझसे इस 8-10 दिन में या फिर 15 दिन में हो सके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जिसको लगता हो कि भाई वीडियो देखना है या फिर किसी नए बच्चे को शेयर करना है कि उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए यूपीएससी के फील्ड में वो आना चाहता है, तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हो। बाकी तो जो बच्चे पिछले 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी जो अटेम्प्ट देने वाले हैं 4 अक्टूबर का और अगले साल 2021 का, उनके लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग तो मालूम है, लेकिन दूसरे बच्चों जिनको कोचिंग क्लासेस जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर जिनको मालूम नहीं किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे नोट्स बनाई जाती है, तो उन लोगों तक आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं हो। तो आज का जो वीडियो सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है सूरत के सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया हुआ है, गुजराती मीडियम से। ओके, किकाबाई प्रेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स 2018 में कंप्लीट किया था मैंने। और पिछले 2 साल से मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। हो चुका होता लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो चुका है, सभी को मालूम है। और जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्लीज़ ट्राई करो अभी भी, क्योंकि पिछले 1, 1.5 या 2 साल से आपने जो मेहनत की हुई है तो थोड़े टाइम की वजह से या फिर आप जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, ट्राई करो कि 1 महीना अभी भी आपके पास बचा हुआ है, 1 महीना 8 दिन जितना भी टाइम आपके पास है उसमें आप पिछले 2 साल में या फिर पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर को आप रिवाइज करके अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे कि आप पेपर कम से कम अटेम्प्ट तो करके आओ। जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट वालों को ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है। ओके, तो जो न्यू बच्चे या जो फ्रेशर्स है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन यूपीएससी में किस तरह की जाती है, तो हम प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से हम देखेंगे आज कि भाई प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस अभी के आज के वीडियो से मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिए, आपका एक्चुअली आपका जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स 2019 का जो विजन का जो मंथली मैगजीन वो लोग इश्यू करते हैं 2019 का नवंबर मंथ का है। ओके, तो उसमें से मैंने एक टॉपिक लिया है, तो आज एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं। बेसिकली टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, इसी से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि 2019 में पिछले साल ही जो गुरु नानक साहब जी है
जो सिखों के जो गुरु जी है और उस सिख धर्म के जिन्होंने स्थापना की हुई थी, फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, तो उनके 550वीं एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके कंटेक्स्ट में पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि भाई 2020 की अभी जो एग्जाम आने वाली है 4 अक्टूबर को, और या फिर नेक्स्ट ईयर जो कोई एग्जाम आएगी, तो उसमें उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मैं इस टॉपिक से आज चालू करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए आप लोग कि भाई गुरु नानक के बारे में किस तरह क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, तो उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला देखो, गुरु नानक कौन थे? फाउंडर थे और फर्स्ट गुरु थे किसके? सिखिज्म के। सिखिज्म यानी कि सिख धर्म की स्थापना करने वाले इंसान कौन थे? तो गुरु नानक थे। और फाउंडर यानी कि उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु नानक जी थे। ओके, तो यूपीएससी में कभी कभार क्या होता है कि भाई तीन आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ऐसा लिखा होता है और नीचे 3 से 4 सेंटेंस आपको दिए गए होते हैं और नीचे लिखा होता है विच अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अथवा विच अमंग द, या फिर विच अबाउट विच ऑफ द अबव क्वेश्चंस आर राइट। ऊपर दिए गए प्रश्न में से, सेंटेंस में से कौन से राइट या रॉन्ग है वो आपको बताना होता है। और ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, 1 और 2, बी में लिखा होता है 2 और 3, सी में लिखा होता है 1 2 3, और डी में लिखा होता है ऑल ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ द अबव, कि वो ऊपर में से कोई भी नहीं। ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। ओके, तो आप यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं आप गूगल कर सकते हो। तो देखो, तो आज गुरु नानक जी के बारे में क्या बताया गया कि वो कौन थे? फाउंडर थे और पहले गुरु थे सिख धर्म के। तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु गुरु हो गए थे। ओके, मतलब उनके जो गुरु थे, जो उनके जो भगवान वो लोग जो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ओके, तो उन 10 गुरुओं में से पहले जो गुरु थे और जो सिख धर्म के स्थापक थे, गुरु नानक जी। ओके, उनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। ओके, इन 1469 कहाँ पे हुआ था? तलवंडी राय भो। तलवंडी राय भो क्या एक प्लेस, एक स्थान है। ओके, एक जगह का नाम है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। रेनेम, इस जगह का नाम क्या हो गया था बाद में? ननकाना साहिब। जो आज हम न्यूज में सुनते हैं ना, ननकाना साहिब, जो हाल हाल का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। देखो, आजादी के टाइम पे जो पंजाब प्रांत था ना, वो पंजाब उस समय, क्योंकि भारत आजाद हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था पूरा। ओके, लेकिन आजादी के बाद पंजाब जो है, तो पंजाब का आधा हिस्सा कहाँ पे चला गया था? पाकिस्तान में, और आधा हिस्सा पंजाब का कहाँ पे है? भारत में। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब का हिस्सा है, वहां पे जो तलवंडी राय भो, जिसको नया नाम कौन सा दिया गया है? ननकाना साहिब। वहां पे कहाँ पे? वो नियर लाहौर, लाहौर के नजदीक एक स्थान है ननकाना साहिब, वहां पे उनका गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखो, हे अंडरटुक। अब उनके बारे में देखते गए। अंडरटुक यानी कि उन्होंने जवाबदारी ली थी, जिम्मेदारी ली थी। किस चीज की? क्या काम करते थे वो? प्रीचिंग टूर्स। प्रीचिंग टूर्स, टूर्स यानी कि वो प्रवास पे जाते थे। ओके, टूर्स पे जाते थे। उसको क्या बोला जाता है सिख भाषा में, पंजाबी लैंग्वेज में? उदासीस। तो यूपीएससी आपको पूछेगी कि उदासीस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय उदासीस, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि उदासीस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। तो आपको इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि भाई उदासीस ये जो वर्ड है वो किस धर्म से संबंधित है? तो किस संबंधित है वो? सिख धर्म से। ओके, या फिर पर्टिकुलर किस इंसान के द्वारा ये संदर्भ में दिया गया था ये शब्द? तो गुरु नानक। ओके, तो उन्होंने क्या काम किया था? प्रीचिंग टूर्स, कि भाई वो अलग अलग शहरों में, देशों में जाकर क्या करते थे? प्रीच करते थे, उपदेश देते थे अपने अपने टीचिंग्स के बारे में। उसको क्या बोलते हैं? उदासीस। किसके लिए? टू स्प्रेड हिज मैसेजेस, उनके जो मैसेजेस थे, टीचिंग्स थे, उसको स्प्रेड करने के लिए। दूसरा देखो, ही अंडरटुक 5 उदासीस। ऐसे उन्होंने टोटल कितने बार ट्रिप्स की थी, टूर्स किए थे उदासीस? 5 बार। ओके, नॉट ओनली, देखो ये ऐसे सारे शब्द यूपीएससी में आपको बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। नॉट ओनली मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि भाई जो गुरु नानक साहब जी थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही अपने मैसेज को प्रीच किया था। तो क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो ट्रैवल, उन्होंने ट्रैवलिंग की थी, प्रवास किया था उन्होंने। कहाँ पे? मक्का में। मक्का मदीना जो सऊदी अरब में। ओके, मक्का में
श्रीलंका और नेपाल। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल और जो मक्का है, इन स्थानों पर भी उन्होंने अपने जो टीचिंग्स थी, अपने जो मैसेजेस थे वो फैलाने के लिए वहां पे उन्होंने टूर की थी। ओके, तो उन ट्रिप्स को, टूर्स को क्या बोला जाते हैं? उदासीस। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में, मतलब मृत्यु के कुछ साल पहले, क्या कहते हैं उन्होंने? एट करतारपुर, करतारपुर नाम की एक जगह है, स्थल है। करतारपुर का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? क्रिएटर्स टाउन, सर्जन करने वालों का एक शहर, एक जगह। ओके, तो क्रिएटर्स टाउन। ओके, तो करतारपुर नामक स्थल पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ये रवि कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, रावी। ओके, रावी नदी, जो 5 नदियां ना, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, आप जियोग्राफी में पढ़ोगे या फिर पढ़ते हो, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो आप, और या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करने वाले, तो ये क्या है? ये पांचों नदियां है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज। ओके, उप उप नदियां है। तो रवि नदी के किनारे पे कहाँ, कौन सा स्थल आया हुआ है? करतारपुर। तो इस करतारपुर स्थल पे क्या किया था उन्होंने? अपने अंतिम दिन, जिंदगी के लास्ट दिन वहां पे उन्होंने बिताए हुए थे। इसलिए देखो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पिछले साल उसका इनॉग्रेशन किया गया था, देखो आगे दिया हुआ है। ओके, करतारपुर कॉरिडोर। ओके, करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहाँ पे? रन्स एक्रॉस रावी रिवर। उसका मतलब कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है, कि भारत के जो पंजाब प्रांत का जो एरिया है, कौन सा है? डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पे है? इंडिया में है। ये सिख धर्म का या फिर जो पंजाबी लोग हैं उनका जो पवित्र स्थान है इंडिया में, कौन सा? डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा, वो भारत में है उसको। और पाकिस्तान वाला जो सिख धर्म के लोगों का जो पवित्र स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? श्राइन। जो पवित्र स्थान है, श्राइन है, उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा दरबार साहिब। नानक साहिब कौन सा है? इंडिया में है, और दरबार साहिब वाला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो ये दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है उसको क्या बोलते हैं? करतारपुर कॉरिडोर। और उसको हाल ही में पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इनोग्रेट किया था, उसका उद्घाटन किया था। इसलिए ये न्यूज में आया है, और पॉसिबिलिटीज है कि भाई अभी की प्रीलिम्स के एग्जाम में गुरु नानक के संबंधित या फिर सिख धर्म के संबंध में कोई ना कोई क्वेश्चन आने की चांसेस है। ओके, तो रावी नदी पे एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। तो यूपीएससी आपको घुमाने के लिए या फिर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख सकती है कि भाई करतारपुर कॉरिडोर इज सिचुएटेड ऑन द रिवर चेनाब, ऑन द रिवर सतलज। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ा तो था न्यूज में, लेकिन कौन सी नदी पे था वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपसे गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी, मतलब आपसे मिस्टेक हो गई, तो क्या करोगे? तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी, और यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग की आपको मालूम है कि 0.33 यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या होता है, हमको मालूम होता नहीं तो क्या करते हैं हम उतावल में, हाँ हमको ये आंसर आ गया, ये राइट है, लेकिन हम देखते नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें वो लोग क्या करते, चेंज कर देते। अब वो लोग, आपको सारा आपने पढ़ लिया है आप लोगों ने, लेकिन वो लोगों ने सिर्फ एक शब्द चेंज कर दिया। कौन सा? रावी रिवर का नाम चेंज करके उन लोगों ने क्या कर दिया? चेनाब रिवर या फिर सतलज या फिर बियास, कोई भी नदी का नाम दे देंगे। तो आपको मालूम तो है कि भाई करतारपुर कॉरिडोर है जो भारत के इस प्रांत, इस स्थल को और पाकिस्तान के स्थल को ज्वाइन करता है। उसका इनॉग्रेशन 2019 में किया गया था। लेकिन कौन सी नदी पे कॉरिडोर आया हुआ है वो आपको आपके माइंड में क्लियर करके रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर डेथ, उनके मृत्यु के बाद, ही अपॉइंटेड, उन्होंने किनको अपॉइंट किया था? ओके, भाई लीना। ओके, भाई लेना या फिर भाई लीना। ओके, इस इंसान का उन्होंने अपॉइंट किया था एज अ सक्सेसर। उनके जाने के बाद सिख धर्म को प्रमोट करने के लिए या फिर सिख धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भाई लेना को अपॉइंट किया था एज सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि आने वाले व्यक्ति को। रिनेम्ड, और उनको नया नाम क्या दे दिया? मतलब खुद गुरु नानक जी ने क्या किया? भाई लेना जी को क्या नाम दे दिया? नया नाम, हिम एस गुरु अंगद। ये गुरु अंगद खुद सिख धर्म के जो 10 गुरु है, महान गुरुओं में 10 गुरुओं में गुरु अंगद जी का भी नाम आता है। तो खुद, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गुरु अंगद जी का नाम ही क्या है? भाई लेना। ओके, अब गुरु अंगद जी ने क्या किया था? कंपाइल, कंपाइल यानी कि इकट्ठा करना, जमा करना। कंपाइल कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक द्वारा जो भी कुछ लिखा गया था या फिर उनके द्वारा जो कुछ मैसेजेस स्प्रेड किए गए थे, बताए गए थे, वो सारी चीजों को, लिखावट को उन्होंने क्या किया था?
कंपाइल किया था किन्होंने? गुरु अंगद साहब ने ऐसा ओके कंपाइल किया था। किसको? कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक एंड एडेड ऑन ऑन यानी कि मतलब कि गुरु अंगद जी ने अपने खुद के स्क्रिप्ट, उन्होंने खुद की अपनी जो लिखावट थी, स्क्रिप्ट थी, ओके, वो ऐड कर दी थी और नया एक ग्रंथ बनाया था उन्होंने, एक नया टेक्स्ट बनाया था जिसको क्या बोला जाता है? गुरुमुखी। तो याद रखना, गुरुमुखी गुरु नानक जी ने नहीं, लेकिन किसने लिखी हुई थी गुरुमुखी? ये जो टेक्स्ट था गुरुमुखी किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु अंगद। गुरु अंगद यानी कि भाई लेना, ओके, याद रखना। नेक्स्ट देखो, गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब ये भी सिख धर्म का एक पवित्र क्या है? स्क्रिप्चर है, ओके, एक टेक्स्ट है। कंटेंस, अब देखो, अब नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म से रिगार्डिंग है, तो उसके सारे जो कोई टेक्स्ट हो गए तो सारे उसमें सब सिख धर्म के बारे में ही लिखा गया होगा। तो यूपीएससी ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसा भी बोल सकती है कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब स्क्रिप्चर कंटेन्स ओनली द लिटरेचर और ओनली द स्क्रिप्चर्स रिगार्डिंग द सिखिज्म। सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म संबंधित जो कुछ माहिती है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बारे में उसमें लिखा गया है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब जो स्क्रिप्चर है, कंटेंस यानी कि उसमें लिखा हुआ है, समाविष्ट है, क्या शामिल किया गया है? कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक की जो लिखावट थी, जो उनकी जो राइटिंग्स थी, मैसेजेस थे, ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो लिख ओके वो थे, एंड अदर सिख गुरुस राइटिंग्स, दूसरे जो सिख गुरु थे उनके जो राइटिंग्स थे उनको भी उन्होंने कंपाइल किया था, कंटेन किया गया था इस स्क्रिप्चर में। फिर नेक्स्ट क्या है? शेख फरीद तो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, तो देखो मुस्लिम धर्म की जो अच्छी बातें थे उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, संत कबीर के कुछ दोहे या फिर जो कुछ अच्छी बातें थी, टीचिंग्स थी, उनको भगत नामदेव जो एक महाराष्ट्रियन है, जो हिंदू कास्ट से बिलोंग करते, तो देखो ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म संबंधित नहीं, हिंदू, मुस्लिम या फिर जो अदर रिलीजियन से, तो कौन कौन से व्यक्ति के जो टीचिंग्स है वो भी इस गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। तो कहीं वैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा बता सकती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के टीचिंग्स को बताया गया, ऐसा नहीं है, दूसरे धर्म के टीचिंग्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, ओके। मोस्ट ऑफ बायोग्राफिकल यानी कि किसी के आत्मकथा की, उस किसी के जीवन के बारे में, अकाउंट्स यानी कि हिसाब मतलब वो आंकड़े वाला, पैसे वाला हिसाब नहीं, जो अकाउंटेंट बनते वो नहीं, अकाउंट यानी कि उन किसी इंसान के बारे में लिखी गई माहिती। ऑफ नानक्स लाइफ, तो गुरु नानक जी के जीवन के बारे में ज्यादातर जो माहिती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम जन्म सखीस को क्या बोलते हैं? उसका मतलब दैट इज बर्थ स्टोरीज। गुरु नानक के जन्म संबंधित जो कुछ स्टोरीज है, जो वार्ता है, ओके, स्टोरीज है, तो उसको क्या बोलते हैं? जन्म सखीस। तो वहां से ज्यादातर माहिती या फिर इंफॉर्मेशन हमें गुरु नानक जी के लाइफ के बारे में मिलती है। टीचिंग्स ऑफ नानक जी, अब गुरु नानक जी के टीचिंग्स क्या क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस चीज में बिलीव करते थे, उसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है पॉसिबिलिटी से, तो ध्यान रखना। ही बिलीव्ड इन वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान है, ऐसा ही वो लोग मानते थे। कौन? गुरु नानक जी। वो बोलते हैं ना हिंदू धर्म में वो साईं बाबा वाले, सबका मालिक एक, तो उसी तरह गुरु नानक जी है, आप याद रखिए सबका मालिक एक, उस तरह याद रखने के लिए, ओके। बिलीव्ड इन वन गॉड, सिर्फ एक भगवान एक ही है, ऐसा वो मानते थे। गॉड इज फॉर्मलेस यानी कि भगवान कोई स्वरूप ही नहीं है, आप उसको किसी भी फॉर्मेट में नहीं बता सकते कि भाई वो किस स्वरूप में होगी, ओके। मतलब कि निरंकर, उसको क्या बोला जाता है? निरंकर। भगवान कैसे? निरंकर है, उनका कोई आकार ही नहीं, फॉर्मलेस है, ओके। नेक्स्ट देखो, मतलब ऐसा गुरु नानक जी ने कहा था, याद रखना, ऑल ह्यूमंस कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। एक्सेस यानी कि भगवान के साथ संबंध में आ सकते हैं, कनेक्शन में आ सकते हैं, विदाउट रिचुअल्स। रिचुअल्स यानी जो क्रियाकांड, जो धार्मिक क्रिया या फिर जो विधियां की जाती है वो, और पृष्ठ या फिर किसी पुजारी या जो कोई जो ब्राह्मण या फिर कोई कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, पूजा संबंधी जो विधियां करते हैं, उसके अलावा, मतलब कि उसके बिना भी आप डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में आ सकते हो, ऐसा किसने कहा था? गुरु नानक जी ने।
तो यदि यूपीएससी आपको ऐसा बताए कि consider the following statements regarding the Guru Nanak Ji. He promoted that one should have the access of God, अथवा one can have the access of God with the rituals and the priests. तो आपको क्या दिया गया सेंटेंस में विद, लेकिन विद नहीं, क्या आएगा आपका विदाउट। तो देखो विद की जगह पे आपको विदाउट दिया गया होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई ओनली लिखा होगा, नॉट नहीं लिखा होगा, ऐसा दिया होगा कि भाई he traveled, he preached his teachings only in India. तो only in India नहीं है, क्या है, not only in India but also मक्का, मदीना या फिर मतलब श्रीलंका और नेपाल। तो इस तरह यूपीएससी क्वेश्चंस में क्या करती है, आपको थोड़े से शब्दों को चेंज करके आपकी जो पढ़ाई होती है उसमें क्या करती है, आपके मार्क्स को नेगेटिव में ले जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, कोई प्रिस्ट की, कोई पुजारियों की, उनकी आवश्यकता नहीं है। ओके, देखो मेरा काम पढ़ाना है। 5 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ जो लिखा गया हुआ है या फिर जो बताया गया है उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। आप उसको अपने आप पे पर्सनल लेने की आपको आवश्यकता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ये हो गया सेटअप स्पिरिचुअल सोशियो पॉलिटिकल, सोशो यानी कि सोशल, ओके, सोशियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक ऐसा सामाजिक आर्थिक प्लेटफॉर्म बनाया था, स्थापित किया गया था। वो किसके ऊपर आधारित था, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, यानी कि सभी के लिए बराबरी का न्याय हो, सभी के लिए समान, मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। फ्रेटर्नल लव, सब भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। ओके, नेक्स्ट, ही अटैक, उन्होंने किस चीज पे अटैक किया था, अटैक यानी कि मतलब ऐसे हथियार उठा के अटैक किया था वो नहीं, अटैक यानी कि उन्होंने टिप्पणी की थी, कुछ लिखा हुआ था। क्या क्या किया था उन्होंने, अटैक सिटाडेल ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। किसी इंडिविजुअल इंसान ने हिस्ट्री में जो कुछ अपने बारे में बताया हुआ है या फिर उसके बारे में जो लिखा गया है, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आप सिर्फ समझने का ट्राई कीजिए। ओके, तो उन्होंने अटैक किया था, किस चीज पे अटैक किया था, सिटाडेल ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम, हिंदू धर्म की, मतलब उस टाइम पे पता है ना कि ब्राह्मणिज्म या फिर क्षत्रिय धर्म या फिर जो ये दो जो कास्ट थे, ब्राह्मणिज्म और क्षत्रिय, खास करके ब्राह्मणिज्म, ओके, जो ब्राह्मणिस्ट लोग थे, तो उन लोगों पे क्या थी, उन लोगों का वर्चस्व ज्यादा था समाज में। जो दलित वर्ग था या फिर जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, उनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। ओके, वो उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, उनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती थी। ओके, ये सारे आप 10वीं तक सोशल साइंस में भी पढ़े हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को तो मालूम ही है। ओके, तो उन्होंने ये जो हिंदू कास्ट की जो इनइक्वालिटी थी, जो हायर कास्ट के जो पीपल थे, जो निचले तबके के लोगों के साथ अन्याय करते थे, तो उनकी जो परंपराएं थी, तो इसलिए उनको नाम दिया गया सिटाडेल। सिटाडेल है, आपको द हड़प्पन कल्चर के बारे में आप जब पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहां पे भी आता है सिटाडेल। वहां पे सिटाडेल क्या होता है कि जो अपर क्लास होता है या फिर जो श्रीमंत, जो धनिक लोग होते हैं, उनके जो घर होते हैं वो बड़े बड़े जगह पे बड़े किले के स्वरूप में बनाए गए होते, फोर्ट्स के स्वरूप में। जबकि जो नॉर्मल तबके के लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, लोअर एरियाज में रहते। ओके, तो ये वो वाला सिटाडेल नहीं है। ये सिटाडेल मतलब कि जो उनकी जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोपरि था हिंदू धर्मों में, जहाँ पे असमानता है, महिलाओं को प्रमोट नहीं किया जाता है, घर की चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता है, तो ऐसी जो हिंदू कास्ट सिस्टम थी उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला था, मतलब उनपे अटैक किया था। ओके, नेक्स्ट, हे कंडेम यानी कि निंदा करना। किसी की हम निंदा करते हैं ना, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ओके, टीका टिप्पणी करते हैं, तो ही कंडेम थियोक्रेसी ऑफ मुगल रूलर्स। थियोक्रेसी यानी कि मतलब वही अपने रूढ़िगत परंपराएं या फिर किसी के ऊपर अटैक कर देने का, विनाश कर देने का, हत्याएं कर देने का। ओके, थियोक्रेसी एक प्रकार की आप खुद ही, ओके, डिक्टेटरशिप टाइप। तो मुगलों की जो थियोक्रेसी थी, तो उन मुगल शासकों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। ओके, नेक्स्ट देखो, ही वॉज लिबरल। कैसे थे गुरु नानक जी, लिबरल थे। आपको इन बातों से ही पता चल गया होगा कि जो इंसान लिबरल होता है वही इक्वालिटी की बात कर सकता है। ओके, सभी लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ओके, इसलिए वो कैसे थे, लिबरल थे।
विद सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। मैंने आपको बताया सोशल कमिटमेंट, सोसाइटी के प्रति वो प्रतिबद्ध थे, समाज में बदलाव लाना उनका एक महत्व का उद्देश्य था। ओके, वो मेन काम था उनका। इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, ही फाउंडेड 3 पिलर्स। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप दे सुन लेना। ओके, ही फाउंडेड 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म के उन्होंने 3 पिलर्स, 3 आधार स्तंभ की उन्होंने बात की थी। कौन कौन से 3 है तो देखो, पहला था नाम जपना, दूसरा है किरत करनी, और तीसरा है वंद चकना। फिर से बोल रहा हूं, उन्होंने सिख धर्म के 3 पिलर्स को, 3 आधार स्तंभ बताए थे। मतलब कि सिख धर्म इन 3 सिद्धांतों के आधार पे चलना चाहिए, या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर सिख धर्म ने इस रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। वो कौन से 3 पिलर से ध्यान रखो, नाम जपना, किरत करनी और वंद चकना। ओके, अब यहाँ पे बोर्ड मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिखने के लिए मेरे पास स्पेस बचा नहीं था, इसलिए मैं आपको इन तीनों वर्ड्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेक्स्ट बुक्स में से रीड करके आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो उन तीनों वर्ड्स का क्या क्या मतलब है। तो नाम जपना का मतलब देखो क्या है, मेडिटेशन ऑन गॉड थ्रू रिसाइटिंग, चैंटिंग, सिंगिंग एंड कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस फॉलोड बाय डीप स्टडी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गॉड्स नेम एंड वर्च्यूज। मैंने आपको पहले ही कहा, उन्होंने क्या कहा था कि विदाउट रिचुअल्स एंड प्रीस्ट्स, मतलब आपको भगवान का नाम जपना है। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, नास्तिक नहीं थे वो। ओके, ही वाज नॉट एथिस्ट। ओके, उन्होंने कहा था आप भगवान की पूजा कीजिए लेकिन विदाउट रिचुअल्स। आप कुछ श्लोक या फिर आपके धर्म के आप रिचुअल्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया है, मेडिटेशन ऑन गॉड, भगवान के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे कि हिंदू धर्म में योगा होता है ना, उस तरह का। तो आप हर जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप भगवान के कांटेक्ट में आ सकते हो। किस माध्यम के थ्रू, रिसाइटिंग, कुछ बोल के, ओके, उच्चार करके, चैंटिंग, कुछ श्लोक्स टाइप ऐसा कुछ बोल के, सिंगिंग, कोई आप गीत गा सकते हो, भजन कर सकते हो। ओके, एंड कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस फॉलोड बाय द डीप स्टडी, और उस भगवान के बारे में या फिर किसी आध्यात्मिकता की डीप स्टडी, उसका गहरा अध्ययन करके आप भगवान के बारे में जान सकते हो। कोई रिचुअल्स करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं। एक कौन सा वर्ड बताता है, नाम जपना। ओके, दूसरा वर्ड है आपका किरत करनी, उसके नाम पर से किरत करनी। तो देखो उसका मतलब क्या हुआ है, दिया हुआ है, टू ऑनेस्टली अर्न। ऑनेस्टली अर्न, अर्न यानी कि कमाना, ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी की, ईमानदारी से। तो ईमानदारी से कमाने की बात की थी। बाय वंस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, आप मेंटली और फिजिकली वर्क करो और ईमानदारी से पैसा कमाओ। एंड एक्सेप्टिंग बोथ पेन्स, और मेंटली और फिजिकली वर्क करने से आपको जो पेन होता है, जो मुश्किल या फिर जो कष्ट आपको सहन करने पड़ते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड प्लेजर एज गॉड्स गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स, और उसी को, उस पीड़ा को, संकट को भगवान के दिए हुए गिफ्ट के तौर पे आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वो कौन से वर्ड से पता चलता है, किरत करनी, उसका मतलब ये होता है। और वंद चकना का मतलब क्या होता है, तो देखिए वंद चकना मीन्स टू शेयर वेल्थ। मतलब कि उन्होंने सिख लोगों को या फिर सिख अपने अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको बताया था उन्होंने कि वंद चकना का मतलब क्या था, आस्क्ड देयर सिख कम्युनिटी पीपल्स टू शेयर देयर वेल्थ, अपनी संपत्ति को शेयर करो, दूसरों को बांटो, दान कीजिए। विद इन द कम्युनिटी, समुदाय के अंदर, कम्युनिटी यानी कि खुद अपने ही कम्युनिटी के अंदर नहीं, जो पूरी कम्युनिटी है, ह्यूमन कम्युनिटी को ह्यूमैनिटी, बाय प्रैक्टिसिंग वंद चकना, वंद चकना के माध्यम से आप अपनी कमाई हुई आवक को ये करो, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों में, समाज में बांटिए। शेयर एंड कंज्यूम टुगेदर, शेयर करो और सब मिलके एक साथ बांटो और खुश रहो। और आप भी सब जातिवाद को, कास्टिज्म को छोड़ के एजुकेशन को किस तरह हम बेटर बना सकते हैं, खास तौर पे यूथ है हम लोग। ठीक है कि भाई पास्ट टाइम्स में या फिर हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आज भी है। हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे दंगे हम आजकल देखते हैं धर्म जाति के नाम पे होते हैं। ओके, तो ठीक है, वो टॉपिक हम फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूपीएससी में मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो फ्रेशर्स है, न्यू बच्चे, कि आपको पढ़ाई किस तरह करनी है, यूपीएससी आपको कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछती है। आपने पूरा पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन उसी के अंदर से आया हुआ है, लेकिन आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नदी का नाम चेंज कर देंगे वो लोग, रवि की जगह पे दूसरा कुछ लिख देंगे, चेनाब, या फिर दूसरा कोई भी नदी का नाम लिख देंगे। तो मान लो कि 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस आपको आ रहे हैं, लेकिन
कौन सी नदी के ऊपर था, वो यदि आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम को पास करने की जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पे फ्रेशर बच्चों के लिए मेरा गाइडेंस है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। आपको इसी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अवेयर नहीं था, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई थी, मैं भी बस ऐसे ही पढ़ता था पढ़ने के लिए। लेकिन आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको यूपीएससी के पेपर पहले देखो, उसका एनालिसिस करो कि यूपीएससी में किस तरह पेपर पूछे जाते हैं, फिर उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो, तो आप जल्दी इजीली कर पाओगे। और आपको सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, तो अभी प्रीलिम्स की एग्जाम पास में आ रही है, इसलिए मैं उस हिसाब से कुछ वीडियो लेक्चर्स में अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ टेम्पररी। बाकी ऐसे तो कई सारे चैनल्स है, एक से एक अच्छे बढ़िया चैनल है, मैं खुद उन चैनल को प्रेफर करता हूँ स्टडी करने के लिए। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि भाई, क्योंकि मैंने बस जैसे आपको बताया कि चैनल मेरा पर्टिकुलरली मैंने गुजराती मीडियम के बंदों के लिए स्टार्ट किया था। ये मेरा पहला वीडियो है कि जो मैं इंग्लिश में या फिर हिंदी मीडियम वाले बंदों के लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूपीएससी में किस तरह प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है, ओके। किस तरह क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, और हमारी मार्क्स हम किसे इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो इन द एंड, जैसे कि हर चैनल में होता है, आपको पसंद आए मेरा चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके। जिससे कि यदि कोई टॉपिक में आपको डाउट हो या फिर आपको आपकी जो कोई पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे तक वो शेयर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।